हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडेवल हिस्ट्री का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसी के साथ हमारा मिडेवल हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट एंड है, क्योंकि एक चैप्टर और आपका बचा है आई थिंक, और उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा सा ये जो मिडेवल के चैप्टर है ना, अगर आप सतीश चंद्र जब आप देखते हो तो वहाँ पर इतना चीज़ों को मतलब ऐसे स्टोरी वाइज बता रखा है, राइटर खुद बोलता है कि हम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। तो ये चैप्टर ना थोड़ा सा आपको ओवरव्यू लेते हुए ही आगे बढ़ना है। इम्पॉर्टेंट क्या है वो कब पता लगेगा, जब आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मुगल्स का चरमोत्कर्ष कैसे हुआ और फिर उनका पतन कैसे हुआ, यानी उनका जो पीक वाला टाइम पीरियड है, टेरिटोरियल रीजन के वाइज बोले हम, इकोनॉमिक पर प्रॉस्पेरिटी जो आई थी, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो लोग वो स्टेबिलिटी आई थी, तो वो एक पीक पर गए थे, लेकिन उस पीक के बाद तुरंत ही डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो वो इस चैप्टर में बताया गया है, लेकिन इसमें बहुत लंबी कहानी बता रखी है। बेसिकली ये औरंगजेब के टाइम पीरियड को डिस्कस कर रहा है पैरेलली मराठास के साथ में, और इसमें बता रहा है औरंगजेब किस तरह से मराठवाड़ों, उधर बीजापुर, इधर गोलकुंडा, पैरेलली उनके साथ में उसका लगातार जो है वो छोटे छोटे हमें वॉर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो इतनी ज़्यादा उनकी संख्या थी, आपको वो वॉर्स में जाना नहीं है, जितना उसको छोटा करके मैं यहाँ पे ला सकती थी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप जब खुद बुक पढ़ेंगे तो उसको बैठ के रटने मत लग जाइएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा उसका क्या कोई मतलब नहीं है। जो हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए वो आपको इस क्लास से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो इस बार 2024 का एग्ज़ाम हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर आया है। और ये इन डेट्स में फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट होंगे। फुल लेंथ का मतलब है कि जो आपका प्रीलिम्स का दोनों पेपर होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, दोनों कंडक्ट कराया जाएगा। और ये ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में होगा। तो अगर ये ऑफलाइन जो हमारे सेंटर्स हैं इसके पास आप रहते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ जाके दे सकते हैं एग्ज़ाम, और अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम हमारे इस चैप्टर को। तो मुगल्स जो है उनका चरमोत्कर्ष कैसे हुआ ये थोड़ा सा बताएगा। बहुत इस चैप्टर को पढ़ते हुए ज़्यादा आपको मतलब मैं आपको कैसे ही बताऊँ कि आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी कहानी बोली गई है, उतनी कहानी रटने का कोई मतलब नहीं होता है। एक बस कंक्लूज़न जो है ना वो आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब जो है वो किस तरह से इस समय दक्कन में अभियान चला रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखना है। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन, शिवाजी का आरंभिक जीवन वृत्त। देखो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से करता है, राइटर क्या बोलता है थोड़ा सा समझिएगा। बेसिकली होता क्या है ना कि यहाँ पर जब हमें मुगल एम्पायर दिखाई देता है इस टाइम पीरियड में लगभग 1650 के आसपास, तो यहाँ पर हमें आगे दिखाई देता है कौन, औरंगजेब, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। औरंगजेब के पैरेलल यहाँ पर ना हमें मराठास दिखाई देते हैं, ठीक है। मराठा का इस समय कोई अपना टेरिटरी नहीं था। जिन मराठवाड़ों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे उनका कोई अपना राज्य नहीं था, बल्कि मराठा को सरदार की तरह ट्रीट किया जाता था। जैसे दक्कन में बहुत सारे और सरदार थे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ के स्टेटस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा बहमनी किंगडम था जो स्प्लिट हुआ था छोटे छोटे पार्ट्स में। अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, बरार है, बीदर है, ठीक है। यहाँ पर बरार, बीदर, तो ये जो आपका मराठवाड़ा थे ना वो इसी क्षेत्र में हमें सरदार के रूप में दिखाई देते हैं। पहले दूसरे क्षेत्र में थे, बाद में दूसरे क्षेत्र में। तो इसके बारे में ही यहाँ पर स्टार्टिंग में राइटर बताता है। नीचे क्या था आपका क्या बोलते हैं विजयनगर किंगडम। विजयनगर किंगडम भी बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद से धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। यहाँ पर हमें मैसूर राज्य जो है वो पनपते हुए दिखाई देता है। तो ये जो चैप्टर है एक तो मराठवाड़ाओं का उत्कर्ष दिखाएगा कि किस तरह से मराठवाड़ा जो या मराठा शासक हमें दिखाई देते हैं, एक्चुअली वो शासक थे नहीं, वो पहले एक सरदार के रूप में दिखाई देते, वापस से वो कैसे अपनी टेरिटरी बनाएंगे, एक शासक के रूप में पद ग्रहण करेंगे, वो पूरी जर्नी है। पैरेलली यहाँ पर क्योंकि मुगल्स रूल कर रहे थे तो स्पेशली औरंगजेब के साथ उनका किस तरह का हमें
विवाद दिखाई देता है। और ये जो छोटे छोटे से किंगडम्स थे ना यहाँ पर, वो ऑलरेडी बने हुए थे। अहमदनगर हम प्रीवियस जो हमारे कुछ सेशंस हुए थे वहाँ देख कर आए थे कि किस तरह से मुगल्स ने अहमदनगर को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन यहाँ पर दिखाई देता है बीजापुर और यहाँ पर दिखाई देता है गोलकोंडा। ये जो 3 हमें टेरिटरी दिखाई देती है बहुत पावरफुल थे और ये इंपॉर्टेंट रीजन्स थे दक्कन के। अहमदनगर पर ऑलरेडी कंट्रोल था मुगल्स का। अब आ जाते हैं बीजापुर और दूसरा है गोलकोंडा। तो बीजापुर, गोलकोंडा और मराठवाड़ा, ये तीनों से ही हमें लगातार औरंगजेब का संघर्ष दिखाई देता है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना उसी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। शिवाजी का आरंभिक जीवन, शिवाजी के बारे में यहाँ पे बता रहा है राइटर कि पहले तो मराठों का कोई अपना सुस्थापित राज्य नहीं था। अब ये मत बोलना मैडम लाइन टू लाइन, क्या ये आप लाइन खींच देती, बहुत बच्चे बोलते हैं आके लाइन खींच देते, ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है ना हमें अननेसेसरी वहाँ पे एनर्जी लगाने की। उससे अच्छा है कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो, है ना। तो मराठों का कोई सुस्थापित राज्य नहीं था जैसा कि राजपूतों का था, क्योंकि मुगल्स के पैरेलल हमें यहाँ पे राजपूताना स्टेट दिखाई देते हैं गुजरात राजस्थान में, है ना। तो ये जो राजपूताना स्टेट्स थे इनकी अपनी प्रॉपर टेरिटरी थी, वो आप काफ़ी पहले से पढ़कर आ रहे हो। इवन जो सल्तनत काल हमें दिखाई देता है 1206 से 1526 तक, सल्तनत काल के पैरेलल भी हमें यहाँ पे राजपूताना स्टेट्स दिखाई देते हैं। सल्तनत काल की स्थापना ही कैसे होती है कि राजपूतों को पराजित किया था ना दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में, दिल्ली है, कन्नौज है। जब हम गौरी के बारे में पढ़ते हैं तो राजपूतों की अपनी एक टेरिटरी होती थी। राइटर यहाँ पर बोल रहा है कि मराठों का कोई अपना क्षेत्र नहीं था या किसी रीजन की ये कोई किंग या एम्परर नहीं थे। एक बड़े राज्य की स्थापना का श्रेय शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी को जाता है। तो अभी हम केवल इन 2 नाम का डिस्कस कर रहे हैं, शाहजी और शिवाजी। ये जो शाहजी और शिवाजी है इसके बाद की पूरी जर्नी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। तो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्पेक्ट्रम वाला सीरीज है ना उसमें बहुत डिटेल से हमने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे एंड करेगा और मॉडर्न की तरफ ये चला जाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 के बारे में जिक्र करेगा, शाहजी और शिवाजी। शाहजी जो इसकी नींव रखेंगे, शिवाजी जो इसको मजबूत करेंगे, ठीक है। किसको? मराठों के राज्य को। शाहजी ने बीजापुर में अस्थिरता का फायदा उठाकर अर्ध स्वतंत्र रजवाड़ा बनाने का काम किया। अब देखो बीजापुर लोकेशन बस याद रखना है, इधर है गोलकुंडा, इधर है बीजापुर, इधर है अहमदनगर, ठीक है। तो ये जो बीजापुर था ना, यहाँ पर जो थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई थी उसका फायदा उठा के शाहजी क्या करते, यहाँ पर अपना एक क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करते कि भाई ये जो क्षेत्र है इसको मैं अपने नियंत्रण में ले लूं। पूरे बीजापुर की बात नहीं हो रही, एक छोटे से क्षेत्र की। और वहां पर इन्होंने एक अर्ध स्वतंत्र रजवाड़ा बनाने का प्रयास किया। शाहजी ने पूना की जागीर अपने उपेक्षित वरिष्ठ पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के लिए छोड़ दी। अब शाहजी बहुत कुछ कर नहीं पाए थे एक्चुअली, क्योंकि उनके लिए एक अपना क्षेत्र स्थापित करना काफ़ी बड़ा काम था। तो राइटर उसमें आगे बहुत कहानी कहता है, उतना आपको नहीं जाना है, आप रीडिंग मार लेना। लेकिन याद हमें यही रखना है कि शाहजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए वो कौन हुए, तो उनके बेटे हुए। और बेटे को वही अर्ध स्वतंत्र राज्य मिलता है या रजवाड़ा, जिसको शिवाजी ने स्थापित किया था। कहाँ पर? बीजापुर वाले क्षेत्र में, एक छोटा सा क्षेत्र था। तो वहां पर शिवाजी जो शाहजी के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते, कौन होते हैं? उनके बेटे होते हैं। अब शिवाजी ने क्या किया था इनका थोड़ा सा देखना है। शिवाजी ने 1645 से 47 में पूना के पास अनेक पहाड़ी किलों, अब ये जैसे शिवाजी शासक बनते हैं ना, तो इनके पिता से जो इन्हें क्षेत्र मिला था, जो जागीर मिली थी, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी ये 1 बाय 1 क्या करेंगे, अपने नियंत्रण में करने लगेंगे। छोटे छोटे वॉर्स लड़ेंगे, वहां पे जो छोटे छोटे क्षेत्र थे दूसरे क्षेत्रों के नियंत्रण में थे उनसे छीनेंगे। जैसे कुछ क्षेत्र ये बीजापुर से छीनेंगे, कुछ अन्य स्वतंत्र राज्य दिखाई देते बहुत छोटे एरिया वाइज, उनको ये अपने नियंत्रण में लेंगे। तो शिवाजी ने पूना, जो इनका मेन मुख्यालय हुआ करता था, पूना के पास अनेक पहाड़ी किले, जो राजगढ़ का किला था, कोंडाना, तोरना, इन सारे किलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आगे 1656 के बाद जावली का रजवाड़ा, मावल की पहाड़ी, इन सारे क्षेत्रों को जीता। तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्र है ना, इनका मुख्यालय था पूना और इसके आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे 1 बाय 1 इसको कौन, शिवाजी अपने नियंत्रण में कर रहे हैं। यानी जो इनके पिता से इन्हें मिला था उसका ये एक्सपांशन करते हुए नजर आते हैं।
औरंगजेब जब दूर उत्तर में था तब शिवाजी ने बीजापुर की कीमत पर विजय अभियान की शुरुआत की, जहां बीजापुरी अमीर अफजल खां की हत्या कर उसका नेतृत्वहीन सेना को पराजित किया। अब होता क्या है, औरंगजेब इस समय कहाँ था जब ये यहाँ पर धीरे धीरे अभियान चला रहा है, तो औरंगजेब बिजी था अफगानियों के साथ में वॉर लड़ने में। उस समय जब औरंगजेब इधर बिजी था तब इसने इस मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर जो बीजापुर क्षेत्र है जिसके एक छोटे से हिस्से में इसने अपना राज्य स्थापित किया है, तो ये बीजापुर का जो एक सरदार था उसके साथ में इसका वॉर होता है। बेसिकली बीजापुर के जो शासक हैं वही उसको भेजते हैं, इन दोनों के बीच में वॉर होता है और इस वॉर में बीजापुर का जो अमीर जो नेतृत्व करता है उस वॉर का, जिसका नाम था अफजल खां, अफजल खां की हत्या कर दी थी किसने? शिवाजी ने। और इन्हें हत्या करने के बाद से जब उसकी सेना, भाई जब भी कोई वॉर लड़ता है सेना को कौन लीड करता है? राजा लीड करता है, लेकिन राजा मर गया तो अब राजा नहीं, मतलब जो अमीर आया था वो मर गया, तो अब उसका लीडर खत्म हो गया, तो अब सेना तो नेतृत्व विहीन हो गई ना, उसको पता ही नहीं है ना क्या करना है मुझको, तो उस नेतृत्व विहीन सेना को इसने तहस नहस कर दिया और यहां से शिवाजी ने वाहवाही बटोर ली, है ना, कि बीजापुरी जो शासक ने अपने अमीर को भेजा था एक बड़ी सेना के साथ में, उसको इसने पराजित कर दिया। औरंगजेब मुगल सीमा के इतने समीप मराठा शक्ति के उदय को लेकर थोड़ा सा चिंतित होने लग गया कि भाई वन बाय वन या आसपास के क्षेत्रों को कौन कर रहा है। अहमदनगर पर तो मुगलों का नियंत्रण था, लेकिन भाई बीजापुर में जो प्रभाव बढ़ रहा है शिवाजी का, वो थोड़ा सा औरंगजेब को चिंतित करता है। हालांकि औरंगजेब मराठों को कभी भी एज अ रूलर ट्रीट नहीं करता था, वो मराठों को थोड़ा सा शक्तिशाली कृषक मानता था, सरदार मानता था, तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि ये मराठा जो है थोड़ा धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, इनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। उसने दक्कन के नए मुगल सूबेदार जिसका नाम था शाइस्ता खां, उसको शिवाजी के इलाकों पर आक्रमण करने के लिए कहा कि देखो भैया, दक्कन में तुम अपॉइंट किए हो एज अ सूबेदार, तुम जाकर थोड़ा सा देखो शिवाजी क्या गड़बड़ कर रहा है, इस पर अटैक करो, इसको थोड़ा हराओ वराओ, कमजोर करो, पावरफुल नहीं होना चाहिए। लेकिन शाइस्ता खां को पराजित कर दिया किसने? शिवाजी ने। बहुत पावरफुल लीडर थे, तो शाइस्ता खां ने पूना पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने पूना, जब शाइस्ता खां इनका जो मुख्यालय था ना पूना, उस पर कब्जा कर लेता है, कब्जा करके इसने पूना को अपना मुख्यालय बना लिया शाइस्ता खां ने, और वहां से दक्कन में अपना आगे जो भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करने वाला था उसको प्लान करने लग गया। अब इसी बीच शिवाजी आधी रात में जो हरम होता था इनका ना पूना में, उस हरम में घुस जाते हैं और शाइस्ता खां नहीं बल्कि उसके बेटे और एक सरदार की हत्या कर दी। और इसके बाद से शाइस्ता खां की इतनी आलोचना होने लगी और जो शिवाजी उनकी इतनी प्रशंसा होने लगी कि भाई औरंगजेब को लगा कि अब शाइस्ता खां को हटाना ही यहाँ से सही है। उसने शाइस्ता खां का तबादला किया बंगाल में, बोला चलो तुम इधर मत रहो, उधर जाके अब तुम काम संभालो, यहाँ पर मैं शिवाजी से निपटने के लिए किसी और को भेजता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर देख रहे हो ना आपकी शिवाजी जो है वो अब डायरेक्टली टक्कर में आ रहे हैं, ठीक है। अब औरंगजेब दूसरे व्यक्ति को भेजेगा, किसको? शाइस्ता खां की असफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए आमेर के राजा जयसिंह, क्योंकि जो मुगल्स थे ना वो राजपूत रूलर्स के साथ मिलकर काफी काम करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे राजपूत शासक थे जो मुगल्स के यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे और अपने क्षेत्र का भी इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे कौन? आमेर के राजा जयसिंह। उनको अब ये दक्कन के अभियान के लिए भेजेंगे कि जाओ जरा जाकर देखो शिवाजी कौन सी बला है और उनसे आप निपटिए। अब ये जैसे ही आते हैं तो इनको सारे राइट्स दे देते हैं, मतलब औरंगजेब का कहना था कि तुमको जो पावर यूज करनी है वो यूज करो। तो जयसिंह जब आता है दक्कन में, शाइस्ता खां की तरह वीक नहीं था, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल था। जयसिंह ने शिवाजी के जितने भी शत्रुओं थे उनसे कोऑर्डिनेट किया आसपास में कि भैया हम चाहते हैं कि आप शिवाजी के खिलाफ हमें सहायता दे। इतना ही नहीं, जो बीजापुर के सुल्तान थे उसको भी अपनी ओर लाने का प्रयास किया, क्योंकि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि शिवाजी ने कैसे बीजापुर का जो सुल्तान ने एक अफजल खां को भेजा था अमीर को, उसको पराजित किया था। तो बीजापुर के शासक की तो प्रतिद्वंदिता थी ही शिवाजी के साथ में। तो जब मुगल्स ने, औरंगजेब ने किसको भेजा? जयसिंह को। तो जयसिंह ने जाकर पहले स्ट्रेटेजी यूज की, उसका ये था कि इसको वीक करो पहले फिर वॉर लड़ो। वीक कैसे करो? इसके जितने भी विरोधी हैं उनको अपने पक्ष में कर लो, बीजापुर का जो शासक है उसको अपने पक्ष में कर लो, शिवाजी के राज्य
केंद्र जिसका नाम था पुरंदर। पुरंदर का किला जो है वो शिवाजी के राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। किला बेसिकली फोर्ट बेसिकली वो होता है कि जो उनका जो मेन सेंट्रल रीजन होता है उसको चारों ओर से फोर्टिफिकेशन कर देना, ऊंची ऊंची दीवारों से घेर देना, ठीक है, जहाँ पर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी सैन्य बल रहा करती हैं। तो शिवाजी के राज्य केंद्र जिसका नाम था पुरंदर का किला, पुरंदर के किला की घेरबंदी की किसने की? आपका जयसिंह ने। शिवाजी जब समझ जाता है कि भाई चीज़ें गड़बड़ हैं तो शिवाजी पहले तो बात करने को रेडी नहीं था, लेकिन बाद में वो जयसिंह से वार्ता आरंभ कर देता है। जयसिंह समझदार व्यक्ति था, उसने ज़्यादा शिवाजी को नीचे नहीं झुकाया और जयसिंह बोलता है कि देखो तुमको हमें कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। क्या? कि तुमने ये जो दक्कन वाला रीजन है ना, यहाँ पर 35 किले अपने नियंत्रण में कर लिए हैं, तो इनमें से 23 किले तो आप हमें दे दो। इन 23 किलो से जो भी हमको पैसा मिलेगा वो हम रखेंगे, ठीक है। इतना ही नहीं, बीजापुर के जीते हुए क्षेत्र शिवाजी के पास, मतलब बीजापुर के काफ़ी सारे क्षेत्र जीत चुका था ना शिवाजी, तो यहाँ पर जयसिंह बोलेगा कि जो क्षेत्र आपने बीजापुर के जीते हैं हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप उसको अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बदले में, क्योंकि हम आपको वो क्षेत्र आपका रखने दे रहे हैं, बदले में आपको 40 लाख हुड़ स्वामित्व के रूप में देना पड़ेगा। एक तरह से आप सोचो कि भाई आपने कोई क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि देखो इस क्षेत्र का ना एक आपको मुझे अमाउंट देना, जो फ्रेंचाइजी टाइप का होता है कि किसी कोचिंग का नाम यूज़ करके कोई कोचिंग चला सकता है, लेकिन आपको कुछ अमाउंट उसको पे करना पड़ता है और कुछ उसके नॉर्म्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर थोड़ा सा उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर तो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर जयसिंह है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहा है, उसे लगा कि भाई ये झुक तो गया है शिवाजी, तो अब ज़्यादा हमको दबाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट ले लेते हैं, 23 किले ले लेते हैं, बीजापुर का क्षेत्र इसको दे देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि तुमने ले लिया है तो अब तुम 40 लाख रुपए जो है ये मुझे 40 लाख हुड़ बेसिकली बोल रहा है, तो ये आप मुझे एज अ रेंट पे करोगे, एक बार ही होगा ये, ठीक है, धीरे धीरे किश्तों में एक ही बार 40 लाख, मतलब एक बार का मतलब है कि एक ही बार लिया जाएगा, दोबारा 40 लाख के बाद और पैसे नहीं मांगेगा, ठीक है। वहीं शिवाजी ने निजी सेवा से मुक्त रखे जाने की मांग की। ये जो पुरंदर की ट्रीटी हुई है ना, जिसका यहाँ पर नाम ले रहा है, इस किले पर नियंत्रण करने के बाद से, तो इसमें शिवाजी ने भी बोला कि देखो आपने जो बोला हमने बात मान ली, लेकिन अब आप ये मत बोलना कि मुझे मुगल शासक को सेवा देनी पड़ेगी, जैसे राजपूत दिया करते थे, उनको मनसबदार बना दिया जाता था, वहाँ पर घोड़े दिया जाता था, जागीरें दी जाती थी। तो इन्हें बोला कि देखो मैं निजी सेवा नहीं करूँगा। तो शिवाजी ने जब मना किया तो उसका जो बेटा था, नाबालिग बेटा संभाजी, उनको 5000 का मनसब दे दिया गया कि ये जो है इनकी तरफ से मुगल्स को अपनी सेवा देगा। मनसब क्या होता है ये सब हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जयसिंह ने बीजापुर के खिलाफ मुगल मराठा मुहिम चलाई। अब जयसिंह को लगा कि देखो मराठा जो शिवाजी है इनसे तो हमारा अच्छा साठगांठ हो गया है, हमने ट्रीटी भी कर ली है, तो अब हम खुद क्यों, अब हम शिवाजी को आगे करते हैं ना, और शिवाजी को बोलते हैं कि तुम बीजापुर पे अटैक करो। तो मराठा और मुगल का संयुक्त रूप से अटैक चालू होगा, मुहिम चलाया जाएगा दक्कन में। तो यहाँ पर इसी के बारे में बोल रहा है। और शिवाजी ने अटैक भी किया। पन्हाला जो रीजन था वो उनको बोला गया कि यहाँ पर जीतिए, इस क्षेत्र को जाइए, वॉर लड़िए, लेकिन शिवाजी जो है वो उसमें असफल रह गया। अब जब शिवाजी असफल रह गया तो फिर बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जाएगा ना उसको, स्पेशली औरंगजेब तो तैयार ही बैठा था कि देखो ये आदमी किसी काम का नहीं है। तो शिवाजी को क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद जयसिंह ने थोड़ा सा शिवाजी और औरंगजेब के बीच में वापस से वो जो मेल भाव है वो जगाने के लिए शिवाजी को इनवाइट किया कि आप आगरा आइए और मैं चाहता हूँ कि आप औरंगजेब से मिलिए, आपके बीच में एक अच्छी बातचीत होनी चाहिए थी। लेकिन उसी बीच क्या था कि औरंगजेब का बर्थडे था, जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था और वो किसी वजह से मिल नहीं पाए। और जब शिवाजी उनके दरबार में पहुंचते तो लगभग 5 कई बड़े बड़े मनसबदार वहां पर दिखाई देते। शिवाजी तो कोई वैसा ओहदा लेकर गए नहीं थे, तो उनको बड़ा वहां पे डिसरिस्पेक्टफुल चीजें लगी। उनको लगा कि ये सारी चीजें मेरे अपमान के लिए किया गया है, और फिर वो अचानक से मुगल दरबार छोड़कर निकलते हैं। अब देखो मुगल दरबार छोड़कर ऐसे जाना ये मुगल्स का अपमान था। तो जो मुगल दरबार में बैठे लोग थे उनका कहना था कि शिवाजी को कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शिवाजी किसके इन्विटेशन पर आए थे, किसने बुलाया था, जयसिंह ने बुलाया था, तो जयसिंह ने बोला नहीं, कड़ी सजा नहीं देते, इनको नजरबंद करते हैं। नजरबंद बेसिकली प्रॉपर आप ठाट बाट
गार्ड से रहेंगे, लेकिन उनके परमिशन के बिना आप जा नहीं सकते। शिवाजी भी अपने आप में बहुत काबिल व्यक्ति थे, योग्य थे, है ना। तो शिवाजी ने कैसे तैसे करके वो जो नज़रबंदी किया गया था वहाँ से वो डिटेन कर रखा था, वहाँ से वो भाग निकलते हैं। और जैसे निकल जाते हैं, वो औरंगजेब का कहना था कि भाई सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, इसी वजह से वो बच निकला। उसने ये कभी नहीं माना कि खुद शिवाजी भी काबिल है ना, वो खुद भी वहाँ से निकल सकते थे। तो यही कहानी यहाँ पर पूरी की पूरी बताई है। अब इसमें से मैं तो नहीं समझती हूँ कि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि हम एक वो कनेक्ट कर रहे हैं, एक वो हम लिंक कर रहे हैं, तो किताब में देखोगे तब तो खो जाओगे। मैंने वहाँ से थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म में देने की कोशिश की कि ताकि आप भी स्टोरी कनेक्ट करो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एक फ्लो पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आ जाते हैं शिवाजी से अंतिम संबंध विच्छेद। फाइनली आपने देखा कि पहले शिवाजी और इनके बीच में पुरंदर की ट्रीटी हुई। ट्रीटी होने के बाद से जब ये वॉर लड़ने गए, ये खुद डिफीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें आगे वर्क करती है, नहीं करती है। फाइनल जो होगा शिवाजी और मुगल्स के बीच में, वो यहाँ पर बताया गया है। और शिवाजी ने कैसे अपने क्षेत्र का, जो उन्होंने, उनके पिता ने उनको राज्य स्थापित करके दिया और इन्होंने उसका एक्सपांशन किया, विस्तार किया, तो उस क्षेत्र का प्रशासन कैसे ये चला रहे थे। 1670 के बाद शिवाजी ने नए सिरे से मुगलों से टकराव आरंभ किया। क्योंकि देखो, शिवाजी ने मुगल्स के साथ ट्रीटी तो किया, लेकिन उस ट्रीटी का विफल तो हो गया ना। इन लोगों ने बोला था कि साथ में मिलकर अभियान चलाएंगे। जो अभियान चला उसमें ये हार गए थे बीजापुर के खिलाफ, तो वैसे भी वो संधि खत्म हो गई। उसके बाद औरंगजेब लगातार दबाव डाला था शिवाजी पर कि तुम दोबारा से दक्कन में अभियान चलाओ, है ना, हमारे लिए, हमारे तरफ से। लेकिन इस बार शिवाजी को था कि नहीं नहीं, मुझे इस मुगल्स के चक्कर में पड़ना नहीं, मुझे इनसे साइड हटना है। तो 1670 के बाद शिवाजी ने सोचा कि अब मुगल से हटेंगे तो ये अटैक करेंगे। तो उन्होंने इस बार सोच लिया था कि वापस से हम मुगल्स के खिलाफ वॉर लड़ते हैं। क्या हो गया, एक बार कब्जा कर लिया हमारे पुरंदर किले पे, दोबारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बार शिवाजी कहाँ पहुंचते, सूरत में। उस समय भी एक बार सूरत पे अटैक कर चुके थे शिवाजी। सूरत पहुंचते, सूरत किसके नियंत्रण में था, मुगल्स के नियंत्रण में था, और उसको लूटा। अब लूटा तो सीधे सीधे पता है, यानी कि मुगल से आपने टक्कर ले लिया। तथा अगले 4 ही वर्ष में, मतलब बहुत कम समय में, जो मुगल्स ने पुरंदर संधि में काफ़ी सारे क्षेत्र कब्जा ले लिए थे ना, 1 बाय 1 ये सारे अपने क्षेत्र अपने पास लेना चालू करते हैं। इतना ही नहीं, जो मुगल्स का खानदेश वाला क्षेत्र था, यहाँ पर हमें दिखाई देता है खानदेश और बरार वाला क्षेत्र, उस पर भी इनने नियंत्रण स्थापित किया। मतलब वहाँ तक अटैक करके पहुँच जाते हैं। तो शिवाजी अब मुगल्स के खिलाफ लड़ेंगे और यहाँ पे इन्हें काफ़ी सक्सेस भी मिलती है। 1674 में शिवाजी ने रामगढ़ में औपचारिक रूप से ताज धारण किया, क्योंकि अब इनकी टेरिटरी अच्छी खासी हो चुकी थी, तो इनकी ताजपोशी हुई, इनको शासक बनाया गया। और ये जो शासक बने थे ना, पहले जो आप देखते हैं मुगल्स जो है वो इनको बहुत वैल्यू नहीं करते थे। उनका कहना था कि ये किसान ही है। तो अब ये अपना स्टेटस ऊंचा उठाएंगे। कैसे स्टेटस ऊंचा उठता है कि पुरोहित गंगा भट्ट जो है वो शिवाजी को उच्च श्रेणी के क्षत्रिय की संज्ञा देते हैं। तो अब जो शिवाजी थे ना, उन्होंने अपना वो स्टेटस एस्टैब्लिश कर लिया कि दक्कन या आसपास के जितने भी इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, अभी तक इनके पास वो ओहदा नहीं था। तो प्रॉपर ताजपोशी हुई, प्रॉपर इनको जाति व्यवस्था में लाया गया। अब ये उन सबके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 1676 में शिवाजी ने हैदराबाद के राज्य प्रभारी मदन्ना और अखन्ना नामक भाइयों की सक्रिय सहायता से कर्नाटक में एक नया अभियान शुरू किया। तो यहाँ पर दिखाई देते हैं कौन, गोलकुंडा। और गोलकुंडा में हमें ये 2 भाई दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 भाई है वो कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस क्षेत्र को। तो उनकी काफ़ी हेल्प ली शिवाजी ने, और उनकी हेल्प लेकर कर्नाटक में वापस से इधर अभियान चलाएंगे। कर्नाटक का अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान हुआ, क्योंकि इसके बाद से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो कर्नाटक का अभियान चलाया था उसमें उन्होंने जिंजी पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, वो ध्यान रखना है। और ये मूवमेंट कैसे हो रही है, चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि शिवाजी ने इंडिपेंडेंटली जो बीजापुर है उसके क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। बीजापुर के जो एक अमीर था उसको पराजित किया, अफजल खां को। फिर मुगल्स के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो मुगल्स ने खुद ही भेज दिया, पहली बार शाइस्ता खां को, दूसरी बार जय सिंह को। जय सिंह ने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, चीज़ों को मैनेज किया। वहाँ पर मुगल्स और इनके बीच में थोड़ा अच्छा संबंध बनता है, लेकिन फिर जब ये आगरा विजिट करते हैं तो संबंध वापस बिगड़ जाते हैं। इस बार ये मुगल्स के खिलाफ हो जाएंगे और इस बार बोलेंगे कि नहीं, अब हमें तुम्हारी बात नहीं माननी है, और ये अटैक करेंगे, आसपास
के क्षेत्रों को अपना जीतेंगे और इसी बीच ये अपनी ताजपोशी कराएंगे और अपने आप को जाति व्यवस्था में क्षत्रिय कैटेगरी में लाएंगे, यानी कि बाकी जो दक्कन के राजा महाराजा थे उनके अपने आप को इक्विवेलेंट कर लेंगे। और फिर कुछ समय के बाद शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। तो राइटर यहाँ पर इसी के साथ एंड करता है। अब बोल रहा है कि शिवाजी ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। इनके पिता के बारे में हम इसलिए नहीं पढ़े हैं प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि देखो वो एक छोटा सा क्षेत्र पर अपना अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करे, उनको ज़्यादा समय मिला नहीं। कंपेरेटिवली इन्होंने एक प्रॉपर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। तो शिवाजी ने ठोस प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासन कैसे चलाना है अगर इन्होंने इतना क्षेत्र जीता है, तो इसके लिए ये कुछ मंत्री रखते थे और वो जो मंत्री थे लगभग उनकी 8 के आसपास संख्या होती थी। उन्हें अष्टप्रधान भी कहा जाता था, जिनके अलग अलग काम हुआ करते थे। और इन मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जो है वो कौन होते थे? पेशवा होते थे। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते और हम मराठवाड़ों के बारे में पढ़ते तो वहाँ पर हम बार बार पेशवा का जिक्र करते हैं, क्योंकि एक्चुअली बाद में सारी पावर किसके पास आ जाती है? पेशवा के पास आ जाती है। तो इन्हीं के दरबार में जो 8 मंत्रियां होते थे जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पद होता था पेशवा का। पेशवा जो मंत्री होते थे वो क्या काम करते थे? वो देखता था वित्त और प्रशासन, यानी फाइनेंस से रिलेटेड सारा मामला, और कैसे मैनेजमेंट करना है, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो भी वही देखते थे। शिवाजी नियमित सैनिकों को नगद वेतन देते थे। मतलब इनका स्ट्रक्चर क्या था, ढांचा क्या था? तो जिस भी सेना को ये भर्ती करते थे उसको इनके द्वारा नगद वेतन, कैश में पैसे दिए जाते थे। हालांकि सरदार लोग कभी कभी जागीर के रूप में सरंजाम भी पाते थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि देखो जागीर वाली जो व्यवस्था थी वो तो यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, वो यहाँ पर चलता रहता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जमीन देने की जगह, जागीर देने की जगह क्या करते थे? कैश में पेमेंट किया करते थे, मतलब नकद दिया करते थे, जो भी उस समय की करेंसी थी सेना को। शिवाजी के काल में जो जमींदार, जिनको देशमुखी कहा जाता था मराठों के क्षेत्र में, वो वैसे ही चलेंगे। लेकिन शिवाजी ने एक नई व्यवस्था स्टार्ट करी कि जिन लोगों के पास अपनी जमीनें हैं ना, उन पर थोड़ा सा नियंत्रण करना चालू किया कि जो लोग भी जमीनों पे पुश्तैनी अधिकार जताते कि भैया ये तो मेरे दादा का है मेरा हुआ, या पापा का है मेरा हुआ, तो उस पर ये थोड़ी कड़ी निगरानी रखते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि हर जगह से इनको कुछ पैसा मिले, तभी तो ये एक प्रशासनिक ढांचा मजबूत स्थापित कर पाएंगे। तो जिन लोगों के पास में जो चल रहा था पुराना जागीरदारी व्यवस्था, वो चलेगी, और साथ साथ में जिनके पास अपनी खुद की जमीन है उस पर भी कहीं ना कहीं ये कड़ी निगरानी रख रहे थे। शिवाजी ने पड़ोसी मुगल क्षेत्रों से वसूलियां करके अपनी आय बढ़ाई, जो मालगुजारी का चौथा भाग होता था, क्योंकि आपने अभी देखा कि कई सारे मुगल्स के जो क्षेत्र थे इसने अपने कब्जे में ले लिया है ना। नॉर्थ में अभियान चला देता है, खानदेश बरार तक पहुंच जाता है। तो उन क्षेत्रों पे अटैक करने के बाद से जब ये उनको जीत रहे थे, तो वहां पर कि भैया हम यहाँ पे प्रशासन नहीं करना चाहते, हम इस क्षेत्र को नियंत्रण में नहीं लेना चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी मुगल्स का मालगुजारी आ रहा है, मतलब जो भी उनको रेवेन्यू मिल रहा है, उसका 1/4 हिस्सा हमें पे किया जाए, जिसको चौथ कहा जाता था। कई बार ये प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है, चौथ क्या होता है, सरदेशमुखी क्या होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं औरंगजेब। शिवाजी वाली पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, उनके आगे की कहाँ है हिस्ट्री, वो स्पेक्ट्रम में मिलेगी। औरंगजेब और दक्कनी राज्य, अभी हमने देखा ना औरंगजेब का दक्कन के राज्यों से कैसा संबंध है, अब उसी को रिपीट करेगा, ये बार बार एक ही चीज बोलेगा इस पूरी किताब में। 1658 से लेके 87 का स्पेशली यहाँ पर जिक्र कर रहा है। जो औरंगजेब और दक्कन वाला हिस्सा है भारत का, उसके बीच में जो भी चल रहा था ना, उसको बेसिकली राइटर 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण यहाँ पर बताया गया है। पहला चरण कब से लेके कब तक है? 1658 से लेके 68 तक का फर्स्ट फेज हम देखते हैं। सत्तारोहण के बाद औरंगजेब ने जयसिंह को, शिवाजी और आदिल शाह दोनों को सजा देने को कहा। आप थोड़ा सा समझिएगा ये क्या है। शिवाजी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मराठवाड़ा जो इन्होंने क्षेत्र बनाया है। इधर आ जाओ, बीजापुर के जो शासक है वो आदिल शाह। इधर आ जाओ गोलकुंडा, ठीक है, कुतुब शाह जिसे हम बोलते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बीजापुर और मराठवाड़ाओं के संबंध हमेशा खराब नहीं रहे हैं, बनते बिगड़ते रहे हैं। कभी अटैक करके उसके क्षेत्र को जीत लिया, कभी मराठों ने अटैक किया तो ये दोनों अलायंस भी बना लेते थे।
तो ऐसा ही होता है, मुगलों ने अटैक किया तो ये दोनों अलायंस भी बना लेते थे। तो ऐसा ही होता है, सत्तारोहण के बाद जब औरंगजेब पद पर बैठता है, उसने जयसिंह को बोला कि जाओ भाई, जाकर ये जो आदिल शाह है ना, बीजापुर का शासक, इसको और ये जो शिवाजी हैं, इन दोनों को तुम थोड़ा वॉर लड़के हराओ और मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। जयसिंह थोड़ा सा स्मार्ट व्यक्ति था, अभी हम थोड़ी देर पहले भी देख कर आए कि किस तरह से पुरंदर की ट्रीटी उसने किया था। तो जयसिंह को ये तो पता था कि दक्कन में अभियान चलाकर ही हम दक्कन में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन जयसिंह ये भी जानता था कि हम एक साथ दो लोगों से नहीं लड़ सकते। मराठों और बीजापुर के शासक दोनों से लड़ना थोड़ा सा ये हो जाएगा कि वो दोनों अलायंस बना के हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो क्यों ना एक से लड़े, दूसरे को अपने फेवर में कर ले। तो यहाँ पर यही होता है, सीमित संसाधनों के कारण जयसिंह की बीजापुर जो अभियान थे वो असफल रहे। सीमित संसाधन का मतलब है कि देखो, औरंगजेब भी बहुत ज्यादा दक्कन की तरफ अभियान चलाने में अभी तो खर्च करना नहीं चाहता है। दूसरा, ये खुद शासक तो था नहीं, जयसिंह तो रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं ना, मतलब प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं राजा की तरफ से और वॉर लड़ रहे हैं। जब राजा खुद वॉर लड़ता है ना, तो वो बहुत ज्यादा संसाधनों का प्रयोग करता है और सारे संसाधन उस समय उसके लिए लाए जाते हैं। लेकिन जब कोई और जाता है तो उस प्रकार से उसको पावर, रिसोर्सेज नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर यही था, और स्पेशली वो जो चलने फिरने वाली तोपें हैं ना, वो ये यहाँ लेकर नहीं आए थे। तो जब जयसिंह, पहले तो इन्होंने सोचा एक को टारगेट करता और बीजापुर को टारगेट किया, टारगेट करते वहां पे जो अभियान चलाया उसमें वो फेल हो गए, तथा दक्कनी राज्यों में संयुक्त मोर्चे का जन्म हो गया। अब भाई जब इन्होंने अटैक करा, एक तो हारे, जब इन्होंने बीजापुर पे अटैक किया तो बाकी जो दो हैं वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में आ गए, जहां बीजापुर की सहायता के लिए कुतुब शाह ने एक बड़ी सेना भेजी, यहां से पहुंचता है गोलकुंडा से सेना। दूसरी ओर मराठवाड़ों ने भी इनको अपनी सहायता दी। इस मुहिम में जयसिंह की हार और निराशा से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था और आगे पता लगता है हमें उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ा सा ना कनेक्ट करिएगा, जयसिंह के बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, वो पहले की स्टोरी बता रहा है कि जयसिंह जब दक्कन की तरफ अभियान चलाते हैं, पुरंदर की ट्रीटी होती है, काफ़ी सारा उन्होंने किले जो है लगभग 23 किले यहाँ पर मराठवाड़ों से लिए। बाद में हम देखते हैं किस तरह से थोड़ा सा अनबन हो जाता है मुगल्स के बीच में और शिवाजी के बीच में। तो वो आगरा शिवाजी को इन्वाइट भी करते, लेकिन चीज़ें सेटल नहीं हो पाई। उसके बाद से वो चाहते थे, कौन, औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी वापस, जो जयसिंह है वो वापस से इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। जयसिंह ने कोशिश किया लेकिन वो जीत नहीं पाए, क्योंकि अलायंस बन जा रहा था यहाँ पे, वो भी ट्रिपल अलायंस बन रहा है ना, बीजापुर, गोलकुंडा, मराठवाड़ों का। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए अपमानजनक था और इसी दुख में उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा फेज कब से कब तक चला? औरंगजेब का फर्स्ट फेज देखा हमने जयसिंह के टाइम पीरियड में। सेकंड फेज कुछ भी नहीं था। सेकंड फेज में मुगल जो है ना बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे। इस चरण में मुगल दक्कन में अपना वक्त बस निकाल रहे थे, जैसे जैसे टाइम काट रहे थे। कुछ बहुत बड़ा अभियान ये नहीं चलाते हैं। गोलकुंडा में अदन्ना और अखन्ना की शक्ति उदय ने गोलकुंडा, बीजापुर, शिवाजी के मध्य एक त्रिपक्षीय गठबंधन किया। अब ये वो टाइम पीरियड था जब गोलकुंडा में हमें इन दो भाइयों का उद्भव दिखाई देगा। अब ये जब पावरफुल होते तो इन्होंने क्या बोला बीजापुर से और मराठवाड़ाओं से कि हम तीनों को मिलकर रहना चाहिए, ये मुगल्स के खिलाफ हमारे लिए काफी काम आएगा। तो गोलकुंडा में अदन्ना और अखन्ना जो है, इन दोनों के उद्भव ने त्रिपक्षीय गठबंधन या फिर ट्रिपेटाइट अलायंस बना दिया। वो जो है वो मुगल्स के लिए बहुत खतरनाक था। तो सेकंड फेज में मुगल्स जो है वो थोड़ा सा चुप रहेंगे, क्योंकि इनका जो है त्रिपक्षीय संगठन या गठबंधन दिखाई देता है। 1679 से 80 में बीजापुर पर कब्जे के लिए मुगल सूबेदार दिलेर खां का आखिरी हताशा भरा प्रयास किया गया। मतलब फिर भी औरंगजेब को लगा कि भाई कुछ तो एफर्ट करना चाहिए ना। तो जयसिंह के बाद वाला फेज है, तो यहाँ पर किसको भेज रहे हैं? दिलेर खान को भेज रहे हैं, लेकिन वो भी पराजित हो गया, क्योंकि ट्रिपेटाइट अलायंस है ना, त्रिपक्षीय गठबंधन है, तो वहां पर थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। ठीक है, बीजापुर को राहत देने में कर्नाटक के जो पियादा सिपाही थे, मतलब जब ये अटैक करता है ना मुगल सूबेदार जिसका नाम था दिलेर खां, तो अब बीजापुर की हेल्प किसने करी थी? कर्नाटक में एक सिपाही होते थे जिसको पियादा सिपाही कहते थे, बंदूकची होते थे, उनके पास बंदूक हुआ करती थी, उसने काफी मदद की। शिवाजी की सेना ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो बता रहे कि किस तरह से ये आपस में अलायंस बना लेते। तो सेकेंड फेज जो है वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। मुगल्स का फर्स्ट फेज जयसिंह ने चलाया। सेकेंड फेज में दिलेर खां दिखाई देता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था उसके टाइम पीरियड में। अब आ
जाते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज वो फेज था जब औरंगजेब खुद अभियान चलाता है। अब औरंगजेब खुद दक्कन की तरफ जाएगा अपने सारे रिसोर्सेस को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं 1681 में औरंगजेब अपने विद्रोही बेटे शाहजहां अकबर, जिसका नाम था, क्योंकि वो अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर चुका था और वो जब विद्रोह में उसकी स्थिति कमजोर होते हुए नजर आई तो वो दक्कन की तरफ भाग खड़ा हुआ। तो औरंगजेब उसका पीछा करते करते दक्कन की तरफ पहुंचते हैं। औरंगजेब ने दक्कन जब वो पहुंचता है तो उसने डिसाइड किया कि अब जब मैं इस क्षेत्र में आ ही गया हूं तो अब मुझे यहाँ पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना है। और वो आर या पार वाली सिचुएशन में अब जाने के लिए तैयार था। मतलब वो डर नहीं रहा था कि इनका जो त्रिपक्षीय गठबंधन बनेगा उसके बाद मेरा क्या हाल होगा, नहीं, उसका ये था कि इस बार हम वार्निंग देंगे, अगर हमारी बातों को सुना जाता है ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट वॉर लड़ूंगा। तो उसने आदिल शाह से, जो कि बीजापुर का शासक था, उसको बोला कि देखो हमारी सेना आ रही है, रसद का मतलब होता है उसके खाने पीने सबका इंतजाम तुमको करना होगा, हमारी फौज यहाँ से निकलेगी, मुगल फौज, क्योंकि बेटे के पीछे गया ये, तो मेरी मुगल फौज को जाने के लिए तुम पूरा रास्ता दो और मराठा विरोधी युद्ध के लिए, क्योंकि अब मैं आया हूं तो मैं मराठवाड़ों के खिलाफ भी वॉर लड़ूंगा, तो जब मैं मराठों के खिलाफ लड़ूंगा तो उस युद्ध में लड़ने के लिए तुम मुझे घुड़सवारों का दस्ता भेजो। अब ये सारी चीजें इसने आदिल शाह से डिमांड की। आदिल शाह को लगा ये तो गड़बड़ है। अब आदिल शाह ने तुरंत ही गोलकुंडा और संभाजी दोनों से सहायता मांगी। ये गोलकुंडा इधर मराठवाड़ा बैठे हुए, आदिल शाह जो है बीजापुर का शासक, उसने उन दोनों को बोला प्लीज मेरी हेल्प करिए। और इस बार इन तीनों ने वापस से संयुक्त सेना बनाई, जैसे इसके पहली बार भी बनाई थी, है ना, दिलेर खां के टाइम में। लेकिन इस बार जो इनकी संयुक्त सेना है वो किससे लड़ी? मुगल बादशाह से लड़ी है, औरंगजेब से लड़ी है। तो जब बादशाह लड़ता है, वो जिस तरह से नेतृत्व करता है अपनी सेना का, वो कोई और नहीं कर सकता। उसको जितने संसाधन मिलते हैं वो किसी और को नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर यही था कि लगभग 18 महीने का समय लगा, तो वो भी 1.5 साल लग गया था औरंगजेब को इन तीनों पर नियंत्रण स्थापित करने में, क्योंकि एक्चुअली ये पावरफुल थे जब एक साथ मिल जा रहे थे। तो बीजापुर का पतन हो जाता है 1686 में। बीजापुर किसके नियंत्रण में आ गया? फाइनली औरंगजेब ने बीजापुर पे अपना ठप्पा लगा दिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। अब जब बीजापुर कंट्रोल में आ गया तो औरंगजेब का अगला अभियान कब चलेगा? 1686 के बाद अगला अभियान चलता है गोलकोंडा के लिए। ओके, ये औरंगजेब ना जो ये सोच रहा था कि बीजापुर पर अगर मेरा नियंत्रण हो गया, गोलकुंडा पर मेरा नियंत्रण हो गया, उसके बाद तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं करना है, यानी मराठा जो है ना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। अगर मैंने बीजापुर गोलकुंडा इन दोनों पर अपना अधिकार कर लिया तो मराठे हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो फिर अगला अभियान चलता है गोलकुंडा। गोलकुंडा में वैसे पैरेलली चल रहा था 1685 में। जो गोलकुंडा है उसकी घेराबंदी की गई, उसको अपने कब्जे में कर लिया गया। अब कब्जे में करने के बाद से गोलकुंडा के जो शासक था उसने बोला कि ठीक है भाई, हम आपकी बात मानने तैयार हैं, आप बताइए आपकी क्या डिमांड है। तो इन्होंने बोला कि तुमको हरजाना देना पड़ेगा, क्योंकि वॉर लड़ा है हमने, तुमसे क्यों लड़ा है, तुम्हारी हरकत ठीक नहीं थी, तो अब पूरा वॉर का जितना भी हरजाना होगा, युद्ध हरजाना, वो तुमको देना पड़ेगा। इसके अलावा इसने कुछ क्षेत्र मांगे और मदन्ना खन्ना, इसको बोला कि जो दोनों भाइयों ने आतंक मचा रखा था ना अलायंस बना के, इन दोनों को बाहर करो तुम अपनी टेरिटरी से। और ऐसा ही हुआ, इनको बाहर कर दिया। ये रोड पर ही बेसहारा जैसे घूमते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये सारी कंडीशन कौन मान गया? गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह। फिर उस पर ओके हो गया। औरंगजेब ने बोला ठीक है, अब तुमने हमारी सारी मांग मान ली है तो हम तुमको माफ कर सकते हैं। लेकिन ये माफी ज्यादा लंबी चली नहीं, क्योंकि औरंगजेब की दृष्टि लगातार बनी हुई थी कि गोलकुंडा को फ्री छोड़ना सही नहीं है। तो फिर 1687 में हम देखते हैं लगभग 6 महीने का दोबारा से अभियान चलाया जाता है गोलकुंडा पर मुगल्स के द्वारा। और इस अभियान में फाइनली जो है गोलकुंडा को अपने नियंत्रण में पूरी तरह से कर लिया गया। औरंगजेब की यही दक्कन विजय आगे चलकर उसकी कठिनाइयों का कारण थी। मतलब औरंगजेब को तो लगा कि भाई मैंने बीजापुर जीत लिया, मैंने गोलकुंडा जीत लिया, अहमदनगर ऑलरेडी मेरे जो पैतृक है वो जीत कर गए थे, तो अब जो मुगल्स की टेरिटरी है वो कितनी ज़्यादा फैल जाएगी, जो कभी हमें सल्तनत काल में दिखाई दे रही थी, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। तो उतनी लंबी टेरिटरी तो हो गई, लेकिन इसको लग रहा है, और ये मराठवाड़ा अपने क्षेत्र में है, इस यहाँ पर नियंत्रण नहीं किया। अब इसको लगता है कि भाई ये मेरा अभियान जो है वो मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, लेकिन नहीं, इसका उल्टा ही हमें दिखाई देता है। अब आ जाते हैं औरंगजेब, मराठे और दक्कन का फाइनल स्टेज। फाइनली क्या हो रहा है? ये तो आपने वहां तक जीता देखा कि बीजापुर गोलकुंडा पर नियंत्रण कर लिया। अब बोल रहा है कि फाइनल हमें देखना है 1687 जब ये गोलकुंडा पर कंट्रोल कर लेगा, तब से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक, यानी औरंगजेब का जो दक्कन की तरफ अभियान था, थर्ड फेज हम देखते हैं
बीजापुर गोलकुंडा पर नियंत्रण वाला, उसके नियंत्रण से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक क्या रहा था दक्कन और मुगल्स के बीच में। तो बीजापुर और गोलकुंडा के पतन के बाद मुगल मराठों के खिलाफ संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। उनको था कि भाई अब इनको कौन सपोर्ट करेगा, तो अब मराठे तो बहुत वीक हो जाएंगे। 1689 में मुगल सेना ने संभाजी को पकड़कर मृत्यु दे दिया। अब इसी बीच में मुगल्स ने मराठों के खिलाफ अभियान चलाया, संभाजी को उन्होंने पकड़ लिया। और जब संभाजी को पकड़ लिया तो जो जयसिंह था ना, वो बार बार ये बोलता था औरंगजेब को कि मुझे लगता है कि आपको मराठों से बात करना चाहिए। और इसी वजह से उसने पहले हम देखते हैं शिवाजी को बात करने के लिए भी बुला रखा था, इनसे क्या बोलते हैं, औरंगजेब से। लेकिन औरंगजेब थोड़ा सा मराठों को उतना वैल्यू देता नहीं था। उसका मानना था ये कृषक ही है, तो ये कोई राजा महाराजा वाला नहीं है इनका सिस्टम। तो यहाँ पर यही देखते हैं कि जैसे ही 1689 में मुगल सेना अभियान चलाती है दक्कन की तरफ, बीजापुर गोलकुंडा को कंट्रोल किया, उसके 2 साल बाद ही संभाजी जब इनकी पकड़ में आए तो इन्होंने उससे बात करने की जगह उनको मृत्युदंड दे दिया। अब ये तो क्या हो गया, अब मराठों के लिए तो तुम क्या बन गए, दुश्मनी बन गए ना। तो अब तो बातचीत की कोई संभावना ही खत्म हो गई, खुद ही चीजें एग्रेसिव मोड में लेकर जा चुके। अब संभाजी की मृत्यु के बाद उसके बेटे साहू और उसकी पत्नी जो थी, उन दोनों को सतारा के समीप गिरफ्तार कर लिया गया। सतारा के समीप पकड़ के, हालांकि बहुत रिस्पेक्टफुली रखा गया था इनकी वाइफ को, जो संभाजी उनकी वाइफ को, लेकिन इनको कैद में रख लिया। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब संभाजी के बेटे और उनकी पत्नी को कैद में रख लेते हैं, संभाजी की मृत्युदंड दे दिया। और अब संभाजी की जगह जो मराठवाड़ा क्षेत्र है ना, भाई क्षेत्र तो है ही अभी भी, तो उस क्षेत्र का उत्तराधिकारी कौन बनते? संभाजी के भाई बनते, जिनका नाम था राजा राम। जब मुगलों ने उसकी राजधानी पर हमला किया तो उसने जिंजी में जाके शरण ली। अब मुगल्स राजा राम को भी नहीं छोड़ते, मतलब औरंगजेब बिल्कुल लग गया था पीछे कि इस बार मैं पूरा इनका सफाया कर दूंगा मराठवाड़ों का। तो राजा राम जब शासक बना तो उसके पीछे लग गए। राजा राम कहा जिंजी के किले में जाके शरण ले लेता है। यहाँ घेराबंदी बहुत लंबी चली और घेराबंदी करके बैठा रहा औरंगजेब। उसने बहुत समय बर्बाद किया, बहुत संसाधन बर्बाद किया कि जिंजी की घेराबंदी करके बैठा, किसके लिए? राजा राम को पकड़ने के लिए। तो राजा राम को पकड़ने के लिए इसने घेराबंदी की, लेकिन राजा राम जैसे तैसे उस घेराबंदी से किले के बाहर निकल जाता है। अब जब राजा राम भाग गया, फिर तो देखो ना, इसका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसके बाद औरंगजेब ने, जब राजा राम वहां से निकल पड़ता है, तो एक के बाद एक जो दक्कन में हमें यहाँ किले दिखाई देते हैं, 1 बाय 1 उसने सारे किलों पर नियंत्रण करना चालू किया, जो उसके लिए इजी था। लेकिन आप लगातार एक के बाद एक वॉर लड़ रहे हो, किलों पर नियंत्रण कर रहे हो, संसाधन जा रहा है, शारीरिक रूप से औरंगजेब लगातार कमजोर हो रहा था और उसका बेनिफिट ज्यादा मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो शारीरिक और वित्तीय स्थिति बिगड़ते चले जाएगी औरंगजेब की। तभी उसने 1703 में मराठों से वार्ता शुरू की। देखो, अब उसकी खुद की स्टेटस जब वीक होती है कि भाई उसको ये समझ तो आ रहा था कि मैं फालतू में ईगो पर लेकर मराठों के पीछे पड़ गया, इसका कोई फायदा नहीं है। तो उसने 1703 में थोड़ा सा अपना ईगो लेवल कम किया और उसने डिसाइड किया कि मुझे अब मराठवाड़ों से बात करना चाहिए, राजा राम से बात करना चाहिए। और ये जो जेल में बंद करके बिठा रखा था इसने शाहू जी को, कि उनको भी मुझे फ्री छोड़ना चाहिए। तो इसने डिसाइड किया कि साहू जी को और जो पत्नी थी शिवाजी, उन दोनों को ही मैं मुक्त कर दूंगा। ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही थी, डिस्कशन हो रहा था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों औरंगजेब मराठों पे कभी भरोसा नहीं कर पाते थे और उसी अपनी आशंका के कारण इन्होंने आखिरी पल में मराठों को, जो ये शाहू जी थे, उनको कैद से जो मुक्ति दे रहे थे, मुक्ति देने से मना कर दिया। हालांकि मुक्त तो वो हो जाएंगे जब औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, उसके बाद वो खुद ही मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कैदी इनके थे, अगला रूलर का कैदी नहीं है वो। ठीक है, 1706 तक उसे मराठा किलों पर कब्जे की व्यर्थता के बारे में पता लग गया कि जो मैं ये अपना समय, पैसा और शरीर सब बर्बाद कर रहा हूँ ना इन किलों पे कब्जा करने का, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो मुझे वापस चलना चाहिए, और फिर ये धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य का ह्रास, औरंगजेब की जिम्मेदारी। तो देखो, मुगल्स के बारे में हमने पढ़ा, पैरेलली मराठों के बारे में पढ़ा, और इन दोनों के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है? बीजापुर गोलकुंडा, जो मुगल चाह रहे हैं हमारे साथ अलायंस बना ले और वो चाह रहे हैं आपका मराठा चाह रहे हैं कि उनके साथ अलायंस बना ले। ये तो आपने पढ़ लिया। अब मुगल्स का पतन
जो हो रहा है इस समय, उसमें औरंगजेब की क्या भूमिका थी? देखो, कभी भी हम किसी एक रूलर पर तो जिम्मेदारी डाल नहीं सकते। कैसे पॉसिबल है कि एक व्यक्ति आ रहा है 40, 50, 60 साल में, वो आके एक पूरे किंगडम को ही खत्म कर दे? उसकी कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से पूरा किंगडम खत्म हो जाए? नहीं। बहुत सारे लूप होल्स पहले से चले आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पर राइटर बोलता है कि जो औरंगजेब के पहले के कुछ उत्तराधिकारी थे, जैसे आपका जहांगीर हो गए और शाहजहां हो गया, तो राइटर बोलता है कि जहांगीर और शाहजहां के टाइम पीरियड में हम कोई टेरिटोरियल एक्सपांशन पाते नहीं है। इन्होंने कोई क्षेत्र का विस्तार किया नहीं था उस समय में। दूसरा, शाहजहां के टाइम पीरियड में हम देखते हैं विलासिता बहुत बढ़ गई थी, खर्चा बहुत बढ़ गया था। शाहजहां खुद कला प्रेमी बहुत बड़ा था, है ना। तो इस समय में हम देखते हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा इनका बढ़ रहा था। अच्छे खासे वेतन पर रखे जा रहे थे अधिकारी, वो और ज़्यादा दिन पे दिन खर्चे को बढ़ा रहा था। तो ये जो दो शासक हुए थे ना, इस समय मुगल्स के एक्सपेंसेस बढ़ गए। कंपेरेटिवली उनका जो आउटपुट जो उनका इनकम का सोर्स था वो वैसा कुछ नहीं बढ़ा, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र तो बढ़ाया नहीं अपना कि और क्षेत्र बढ़ा दे रहे, बढ़ा नहीं, उतना ही क्षेत्र था। और अधिकारी नियुक्त कर रहे हो, ज़्यादा वेतन पे नियुक्त कर रहे हो, और खूब ज़्यादा कलाओं को आप प्रमोट कर रहे हो, उस क्रम में अच्छा खासा पैसा जा रहा है, तो खर्चा बढ़ रहा है। वो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है ना, वो औरंगजेब को झेलनी पड़ती है आगे। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्यों इनका रेवेन्यू पार्ट नहीं अच्छा हो रहा है? क्योंकि देखो, इस समय जो पॉपुलेशन थी ना औरंगजेब के आसपास, माना जाता है कि इंडियन पॉपुलेशन अराउंड 12 करोड़ के आसपास थी, 12 पॉइंट समथिंग। तो 12 करोड़ की जनसंख्या थी। तो 12 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से अब आज मान लो 1.25 अरब की आबादी है, तो कितना एग्रीकल्चर लैंड है? तो उस समय एग्रीकल्चर लैंड तो बहुत सारा हो सकता था, लेकिन फिर भी कृषि आधारित, मतलब जमीन बहुत थी ना, आप उसको बढ़ा लो खेती को, लेकिन लोग जो है उसको बढ़ा नहीं रहे थे। उसका रीजन क्या था कि कृषि इतने फायदेमंद थी नहीं। एक तो जमीन की उर्वरता पर कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इनके पास कुछ उपाय हो कि कैसे जमीन को और ज्यादा उर्वरक बनाए। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी नहीं, प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं थी तो लोग ज्यादा बड़ी जमीन पे काम भी नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ऊपर से जितना भी वो प्रोडक्शन करे उसका लगभग आधा हिस्सा जो है वो मालगुजारी के रूप में चला जाता था, है ना। वो इनको पैसे के रूप वो देना पड़ता था, सरकार को देना पड़ता था। और प्लस जो किसान है उनसे सारा ये मालगुजारी कौन कलेक्ट कर रहा है? जनरली जमींदार लेते थे। जमींदार का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई प्रमोट करे कि तुमको यहाँ पर अच्छे से सुविधा मिल सके, सिंचाई में, कृषि की उर्वरक की सुविधा, बीज की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, वो सब कुछ नहीं कर रहे थे। और इनके पास खुद बच नहीं रहा था कि वो कुछ करे। तो कृषि से जो प्रोडक्शन हो रहा था वो उस लेवल का नहीं था, समझ में आ रहा है। वही खर्चा जो है वो लगातार आपका बढ़ रहा है। तो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी। इसी तरह अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करें तो इनके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि सेना जो है उसका आधुनिकीकरण नहीं किया गया। और यही रीज़न था कि जब ब्रिटिश भी इंडिया में आते तो उनके लिए चीज़ें ईजी थी, या फिर पोर्तुगीज़ आते हैं, क्योंकि उनकी सेना बहुत आधुनिक थी, यूरोपीय तर्ज में प्रशिक्षित थी। और यहाँ पर क्या था, हमारी सेना आधुनिक नहीं थी। उनके प्रॉपर जो पैदल बंदूक धारण किए हुए सेना थे उनका भाव था। तोपें भी ऐसी थी जो मूव ना करे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाली जो तोपें हैं वो इनके पास नहीं थी। तो जो इनकी सेना थी ना वो कहीं ना कहीं वीक थी। उसकी वजह से भी आगे जब आधुनिक पद्धति पे से प्रशिक्षित सेना इनके सामने आएगी तो उसके आगे ये टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्या बोलता है, सैन्य रूप से कमजोरी थी। अब अगर हम औरंगजेब पे ले जाए तो औरंगजेब की तरफ से जो हमें कमी देखने को मिली, इवन वो शाहजहां के टाइम में भी दिखती है, कि जो दक्कन की तरफ अभियान चलाया, अब यहाँ पे इसने काफ़ी सारे क्षेत्रों को जीता। तो जो औरंगजेब ने उन क्षेत्रों को जीता, ज़्यादा भूमि उसने किस में परिवर्तित कर दी थी? खालिसा भूमि में। खालिसा भूमि का मतलब है कि वो जमीन से जितना भी आय मिलेगा वो सारा सरकार के पास जाएगा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, भाई जब आपने उस क्षेत्र को जीता है तो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर कराओगे, तो वो जो अधिकारी उनको आपको कुछ वेतन देना पड़ेगा ना, या जागीरें देनी पड़ेगी ना, मनसब देना पड़ेगा ना। तो वहां पर इनके पास में थोड़ा सा भूमि की कमी आ रही थी। और जितना पेपर पे दिखाया जाता था एक्चुअली कि अगर मानो किसी को जागीर दे दी गई कि फलाना जगह है, आपको यहाँ पर हमने इतनी जो है वो जागीर दे दी है, तुमको इससे ही सारा अपना खर्चा निकालना होगा, जो सैलरी होगी, और इसी से ही तुम अपने जो तुमने घोड़े रखे, घुड़सवार रखे, उनका खर्चा भी निकालोगे। ठीक है, तो जो जागीर पेपर पे लिखी होती थी कि इस जमीन से इतना जागीर मिल जाएगा, एक्चुअल में उस जमीन से उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था और उतना पैसा इन्हें मिल नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं जो जागीर थे ना दक्कन में,
उनको पता था कि भाई हमको इतना पैसा मिल नहीं रहा है, खर्चा हमारा ठीक ठाक हो रहा है। दूसरा, उनको ये लग रहा था कि दक्कन में अनस्टेबिलिटी बहुत थी, कभी कोई क्षेत्र जीत ले रहा था, कभी कोई क्षेत्र जीत ले रहा था। तो दक्कन के जो जागीर थे ना मुगल्स के, वो अब मराठों के साथ समझौता करने लगे थे कि देखो भैया, तो हर दूसरे दिन हम पर अटैक करते हो, हम चाहते हैं मुगल्स को सेपरेट करके इंडिविजुअल पूरा उनके बीच में बातचीत चल रहा है। तो वो जो जागीरदार है ना मुगल्स के, वो बोल रहे हैं मराठों से कि तुम अटैक मत करना, बदले में हम तुमको चौथ दे देंगे। आप सोचिए, इमेजिन करिए कितनी अजीब बात है कि मुगल्स का जीता हुआ क्षेत्र, लेकिन उस पर जो जागीर नियुक्त किए गए हैं वो उस क्षेत्र पर चौथ दे रहे हैं। किसको? मराठों को। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये जो जागीरदारी संकट आया ना कि लोगों की आपने अपॉइंटमेंट इतनी सारी कर दी, उनको देने के लिए जमीन नहीं है, जो जमीन भी मिल रही है उस पर एक्चुअल पेपर में जो दिखा रहा है अमाउंट कलेक्ट होगा, एक्चुअल में वो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जागीरदार ही मुगल से अपना लॉयल्टी अब जो है धीरे धीरे हटाने लग जाएंगे, और यहाँ पर दिखाई देगा कि वही अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। मुगल्स की जो असलियत है औरंगजेब के टाइम में भी नहीं, असलियत खुलकर आती है कब? 1739 में, जब हमें पता लगता है कि नादिर शाह अफगान शासक ने अटैक किया और मुगल बादशाह को कैद बना लिया, कैदी बंदी बना लिया था। तो वो ऐसा टाइम पीरियड था जब मुगलों की वीकनेस सबके सामने खुलकर आ गई। अब जब उस समय इतनी कमजोरी दिखेगी सबको कि मुगल शासक को अफगानियों ने हरा दिया, तो वो कहीं ना कहीं उनके जितने भी इस तरह के जागीर होंगे, जहाँ पे जागीरदार बैठे होंगे, वो जागीरदार सोचेंगे ना कि अब तो हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से धीरे धीरे विघटन चालू हुआ। स्पेसिफिक अगर मैं औरंगजेब की बात करूं कि औरंगजेब का क्या इसमें रोल था, तो दो चीज। एक तो दक्कन की तरफ जो उसने अभियान चलाया ना, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट था नहीं, क्योंकि जाना उसको दिल्ली ही था। फिर दक्कन के क्षेत्र स्वतंत्र होने वाले थे, और दक्कन के जिन क्षेत्रों को जीत रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी, उससे ज़्यादा उसको अपने अभियान चलाने में खर्च करना पड़ा। देख रहे हो आप 87 तक वो लगातार लगा हुआ है, किलो पे अटैक, तो उससे आपका अच्छा खासा सोर्स गया है ना। तो वो सारी चीज़ें थी कि जो दक्कन की तरफ इसने अभियान चलाया था उससे आउटपुट इतना नहीं मिला, जितना ज़्यादा समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, ये सारी चीज़ें। दूसरा, औरंगजेब की तरफ से अगर हम देखें तो धार्मिक नीति भी थोड़ा सा नेगेटिव रोल प्ले करती है। औरंगजेब जैसे ही शासक बनता है, इसने उलेमाओं का साथ लेना बहुत ज़रूरी समझा, और उलेमाओं का साथ लेने के लिए इसने डिसाइड किया कि जितना हो सके मैं मुस्लिम पक्ष में काम करूं और हिंदू विरोधी करूं, है ना। तो मंदिरों को नष्ट करवाना, उन हिंदुओं पे अलग अलग तरीके के कर लगाना, मुसलमानों को अलग अलग प्रकार से लाभ देना, ताकि ये जो मौलवी हैं, उलेमा हैं, उनका समर्थन प्राप्त कर सके। तो इस क्रम में हिंदू बहुसंख्यक वाला समाज तो इसका विरोधी हो जाएगा ना, तो वहां पर भी इनके खिलाफ जो मुगल्स हैं वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भूमिका बनती है। तो वो जो डिक्लाइन है ना, वो कोई एक रीजन नहीं है, या उसका रीजन केवल औरंगजेब नहीं था। औरंगजेब के पहले वाले शासक भी और औरंगजेब के बाद वाले शासक भी उत्तरदायी थे, क्योंकि औरंगजेब के पहले वाले शासक तो लायक थे, लेकिन वहां पर भी कुछ कमी हमें दिखाई दे रही थी। औरंगजेब के बाद वाले शासक इतने योग्य नहीं थे, भोग विलास में ही लगे हुए थे, तो उनके अंदर खुद भी उस काबिलियत की कमी हमें दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ये चैप्टर ऐसा ही है जब आप किताब से पढ़ेंगे। प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें डूबने की जरूरत नहीं है। वही बार बार स्टोरी रिपीट कर रहा है ना, इसने इस पर अटैक किया, इसने इस पर अटैक किया। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, इसको आप एज अ समरी अपने दिमाग में बिठा लो, एक स्टोरी की तरह इसको बिठा लो, और फिर इसको कनेक्ट कर लेना स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर से, जहाँ पर हम मराठा पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।